ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम यांग होता है, जो यहाँ पर अपने लाइटर को लिए अपने सिगरेट को जला रहा होता है। इतने में इस ड्रामे की फीमेल लीड शिनी की एंट्री होती है। उसे देखते ही यांग अपने पास कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है। शिनी उसे रोकते हुए कहने लगती है कि नहीं ऐसा मत करो, तो यांग रुक जाता है और यही से स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी अपने ट्यूशन का खर्चा निकालने के लिए। तो उसे एक टूर गाइड का जॉब मिला था। यहीं पर यांग को देखते हैं जो अपना मूड फ्रेश करने के लिए विलेज साइड पे आया होता है। वो अपने फ्रेंड से बात करता है। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपना मूड फ्रेश करके वापस आ जाओ, तुम्हारी फियांसे लिली तुम्हारा वेट कर रही है। तो ये सुनते ही यांग कहने लगता है कि मैंने उसे अपनी फियांसे नहीं माना है, मेरी फैमिली ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे फिक्स करवाई है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में शिनी यहाँ पर आ जाती है। यांग तो शिनी को देखते ही उसे देखते रह जाता है। शिनी तो उसे इतनी सुंदर लगती है कि जैसे मानो उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। अब यहाँ पर शिनी उसे एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट करते हुए उसके पास आती है। वो उससे बात करने के लिए जाती है। यांग उसके बारे में उससे पूछने लगता है, तो शिनी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है। अपना नाम वगैरह बताने के बाद वो उसे कहने लगती है कि वो उसकी गाइड होने वाली है और वही इस विलेज के आसपास का एरिया उसे घुमाने वाली है। यांग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर शिनी को अंदाजा नहीं होता कि यांग डे वन से उसके बारे में क्या फील कर रहा है। यांग को तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यहाँ पर शिनी ने यांग का होटल वगैरह बुक करवा दिया था, तो यांग कहाँ पर स्टे करने वाला था ये सब कुछ उसे पहले से ही पता था। शिनी का नॉर्मल बिहेवियर ही यांग को उसके पास इतना अट्रैक्ट कर रहा था और शिनी तो इन बातों पर ध्यान नहीं देती कि भले ही उसे यांग बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता था, लेकिन उसकी नजर में यांग तो सिर्फ एक रिच बॉस है और ऊपर से यांग इतनी ज्यादा वेल्दी फैमिली से है कि शिनी तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। नेक्स्ट डे शिनी अपने विलेज की फेमस स्पॉट्स उसे दिखाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर शिनी के फ्रेंड की मॉम ने एक स्टॉल लगाई थी। वो यांग को उसकी शॉप पर लेकर जाती है क्योंकि वो ये चाहती थी कि यांग इस शॉप से ही कुछ चीजें बाय कर ले ताकि उसके फ्रेंड की मॉम की कुछ हेल्प हो जाए। और यहाँ पर यांग सच में कुछ चीजों को बाय भी कर लेता है, जिसके बाद शिनी यहाँ के फेमस टेम्पल पर वहाँ उसे लेकर जाती है और वहाँ के आसपास के एरियाज को भी विजिट करते हैं। यांग की नजर तो शिनी से हट ही नहीं रही थी, वो पूरी तरह से उससे अट्रैक्ट हो चुका था। यांग का अब तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था। अब रात में अपने होटल रूम में वो ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है और यांग अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि शायद वो यहाँ पर एक लड़की से अट्रैक्टिव फील कर रहा है। तो उसका फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि ब्रो जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, टाइम पास करने तक तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि बिना अमीर बैकग्राउंड के हमारी फैमिली उस लड़की से शादी करने मानेगी नहीं। फ्रेंड की ऐसी बात सुनकर यांग कॉल कट कर देता है। फिर वो अपनी स्मोक लेने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि शिनी तो पार्ट टाइम जॉब कर रही है, लेकिन कुछ कस्टमर्स वहाँ पर शिनी को परेशान कर रहे थे। वो लड़के शिनी को हरास करने लगते हैं। इतने में यांग यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो उन गुंडों से उसे बचाता है। उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने रात को तुम्हें जॉब के लिए भेजते हैं। जैकेट निकाल के उसे पहनाता है तो शिनी कहने लगती है कि सबकी जिंदगी तुम्हारी जैसी नहीं होती, उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है ताकि वो अपने कॉलेज फीस की खर्चा निकाल सके। अब वो यांग को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। यांग तो शिनी की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो डायरेक्ट उसे पैसे ऑफर करेगा तो शिनी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी, इसीलिए वो पहले शिनी के बारे में और ज्यादा जानने की सोचता है। शिनी यांग को उसका कोट देकर उसे उसके होटल रूम तक छोड़ती है और वो अपने घर की तरफ चली जाती है। यांग तो उसके ख्यालों में खोया रहता है। शिनी जैसे घर पहुँचती है तो मॉम उसे ही डांटने लगती है, कहती है कि आज तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, अब जाकर खाना बनाओ सबके लिए, सब लोग भूखे हैं, क्या हमें भूखे मारने का इरादा है। शिनी मॉम को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे हर रोज इतना ही काम करना पड़ता था। उसकी मॉम तो अपने नालायक बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। वो तो कुछ भी नहीं करता था, ना ही पढ़ता था और ना ही पार्ट टाइम जॉब करता था और कुछ टाइम पास किया करता था। शिनी तो घर के काम करती थी, कॉलेज भी जाती थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि अपने कॉलेज की फीस निकल जाए। शिनी ने अपने कमरे में एक बॉक्स छिपा कर रखा था जिसमें वो अपने ट्यूशन फीस के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। अब उस बॉक्स में थोड़े ही दिनों में उसके ट्यूशन और कॉलेज जाने के लिए पैसे जमा होने वाले थे। उसकी लाइफ में वही एक मोटिवेशन बचा था। नेक्स्ट डे शिनी यांग को लेकर पहाड़ों की सैर करवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन एक्सीडेंटली शिनी गिरने वाली होती है तो यांग उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। यांग को तो रहा नहीं जा रहा था और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर शिनी के जॉब वाले कुछ और लोग आ जाते हैं। वो दोनों तो यहाँ पर यांग को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और कहते हैं कितना हैंडसम है। एक्चुअली ये शिनी
शिनी के फ्रेंड्स कम बट एनिमीज ज्यादा होते हैं। ये रेड ड्रेस वाली लड़की शिनी से यांग के बारे में पूछने लगती है, इतना हैंडसम लड़का कौन है? तो शिनी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर अपना जॉब कर रही हूँ। आगे यांग जैसे ही अपने रूम में आता है तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बात करता है। वो अपने उस फ्रेंड को शिनी के बारे में हर चीज बताने लगता है। यहाँ पर शिनी यांग से मिलने के लिए आई होती है और उससे कुछ बात करने के लिए आई होती है और साथ ही में वो उसे कल का प्लान भी बताने लगती है कि कल ये दोनों कहाँ आने वाले हैं। नीचे पार्टी चल रही थी। शिनी को जानबूझकर वो दोनों ऊपर भेजती हैं ताकि वो यांग के पास जाए और यांग को नीचे लेकर आए। शिनी यांग को नीचे चलने के लिए कहती है। यांग तुरंत आ जाता है उसके साथ। अब शिनी यहाँ पर यांग को यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस ट्राई करने के लिए कहती है। उनको वो टेस्टी भी लगते हैं। ये रेड ड्रेस वाली लड़की शिनी से जेलस फील करने लगती है क्योंकि यांग शिनी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। रेड ड्रेस वाली लड़की रात में यांग के रूम तक आ जाती है। गलती से शिनी भी ये देख लेती है। सोचती है कि ये दोनों टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जाने लगती है कि शायद वो यांग का फ्री टाइम डिस्टर्ब कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनी दोबारा यांग को यहाँ के फेमस स्पॉट्स दिखाने के लिए लेकर जाती है। रात की बात को लेकर यांग थोड़ा सा डिस्टर्ब था और वो खुद ही शिनी को क्लियर करने लगता है कि कल रात उसने उस लड़की को रूम के अंदर आने नहीं दिया था। शिनी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे और हाँ कहती है। इतने में यहाँ पर शिनी का वही फ्रेंड आता है और वो शिनी को अपना स्कार्फ ऑफर करने लगता है और फिर वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर यांग तो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। यांग जेलसी में डायरेक्टली शिनी से पूछ लेता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शिनी जैसे ही मना करती है तो वो तुरंत ही उसका स्कार्फ निकाल कर फेंक देता है और अपना स्कार्फ शिनी को पहना देता है। कहता है किसी का भी स्कार्फ ऐसे मत पहना करो। वो यांग का स्कार्फ ले लेती है क्योंकि उसे वो लौटाना भी था उससे। वो उसे आगे घुमाने ले जाती है बट यांग अपने जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और आगे बढ़कर वो शिनी को किस करने लग जाता है। शिनी खुद से उसे दूर करते हुए कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? यांग उसे कहने लगता है कि वो गो तुम्हारे लायक नहीं है, वो उससे दूर रहे, तुम उससे बेटर डिजर्व करती हो। शिनी को यहाँ पर यांग का ये बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे रिएक्ट कर सकता है। उससे कहती है कि हम कल मिलते हैं। आई थिंक कि आज के लिए ये कुछ बहुत ज्यादा हो गया है। शिनी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी क्योंकि यांग ने उसे सडनली किस किया था और वो ऐसे कैसे किस कर सकता है क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था। आज के लिए शिनी बहुत ही ज्यादा सैड थी। ऊपर से जैसे वो घर पहुँचती है तो हर रोज की तरह मॉम उसे डांटते हुए उसे खाना बनाने के लिए कहती है। शिनी सैड होकर पहले थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाती है। अपने रूम में आकर वो बहुत रोने लगती है और खुद को संभालते हुए देखती है कि उसके बॉक्स में से पैसे गायब हैं और वो बाहर आकर मॉम से पूछने लगती है कि आखिर मेरे बॉक्स में से पैसे किसने लिए। मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारे भाई को जरूरत थी इसलिए मैंने दे दिए। शिनी वो पैसे वापस मांगती है क्योंकि बहुत मुश्किल से उसने कॉलेज और ट्यूशन फीस के लिए पैसे जमा किए थे। अब यहाँ पर गुस्से में मॉम उस पर और भी ज्यादा गुस्सा निकालने लगती है। मॉम की साइड पे ही होते हैं और मॉम उसे घर से बाहर निकाल देती है। मॉम कहती है जब तुम हमें पैसे दे ही नहीं सकती तो तुम यहाँ पर रह भी नहीं सकती। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर शिनी हर्ट हो जाती है। अब जाने के लिए उसके पास कोई भी घर नहीं था। अब वो बाहर आकर चुपचाप रोड के साइड पर बैठी हुई थी। इतने में यांग यहाँ पर आता है और वो अपने साथ शिनी को अपने घर लेकर जाता है। शिनी बहुत ज्यादा भीगी हुई थी। वो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। साथ में कहता है कि वो आज रात यहाँ पर स्टे कर सकती है। शिनी तो बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो उसे कूल डाउन करने की कोशिश करता है। अब जैसे एक शिनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो यांग अपने उसी फ्रेंड को कॉल करता है और वो कहता है कि वो इस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है। पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, तू हैंडसम है, रिच है और तू उस लड़की से प्यार नहीं करता, बस फिजिकली अट्रैक्टेड है तो उससे रोमांस कर, उसे पैसे देकर और इस बात को खत्म कर दे। रिलैक्स होते ही अपने सिटी वापस लौट आ जा क्योंकि हम उस सिटी से बिलोंग नहीं करते। रोमांस करना भी ठीक था और पैसे देना भी ठीक था लेकिन यांग ने कभी शिनी से रिश्ता तोड़ने की कभी नहीं सोची क्योंकि वो तो उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था। कॉल कट होते एक शिनी आती है। यांग उसे देखते ही उसके क्लोज जाता है और उसे किस करने लग जाता है और यही हमारे ड्रामे का स्टार्टिंग सीन था जहाँ पर ये दोनों किस कर रहे थे। जहाँ पर शिनी उसे ऐसा करने के लिए रोक रही थी। अब शिनी उसे रोकती है और ऐसा करने के लिए मना करती क्योंकि उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। कि मना करते ही यांग भी रुक जाता और अपने रूम में चला जाता है। अब शिनी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा अकेली महसूस करती है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था तो वो बाहर निकल आती है और वो सोचती है कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाएगी। उसके पास तो होटल रूम लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। शिनी जैसे ही अपनी दादी को कॉल लगाती है तो शिनी दादी को माँ के बारे में सब कुछ बताती है तो दादी मॉम का साइड लेते हुए शिनी से कहती है, अरे मॉम ने फिर से तुम्हें घर से निकाला, अपनी मॉम की बात माननी चाहिए, तो मॉम को गुस्सा ही क्यों दिलाती। शिनी को तो अपने कॉलेज फीस के लिए पैसे चाहिए थे इसीलिए वो यांग के पास वापस आ जाती है। वो यांग से कहती है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी है लेकिन बदले में उसे उसके लिए पैसे चाहिए। यांग को नहीं पता था कि शिनी को पैसे किस लिए चाहिए लेकिन यांग यहाँ पर अपने डिजायर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डील के लिए हाँ कहता है और वो इसके बाद वो शिनी को किस करने
करने लगता है। ये शिनी का फर्स्ट टाइम था, वो इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब ये दोनों किस करते हुए एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही यांग की नींद खुलती है तो इतने में उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि लगता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो यांग उसे कहने लगता है कि इतनी रात को तुमने क्यों फोन किया मुझे। तो उसका फ्रेंड उसे बताने लगता है कि भाई अगर तेरा काम हो गया तो तुम पैसे देकर इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर देना, ज्यादा इमोशनल मत होना, ज्यादा उस लड़की से अटैच्ड मत होना। तो यांग कॉल कट कर देता है। इतने में शिनी की नींद खुलती है तो यांग उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए तो तुम्हें और किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। शिनी यहाँ पर ऐसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। अब ये सब कुछ होने के बाद वो यांग से जो कुछ भी रिलेशन था उसे तोड़कर यहाँ से जाने की सोचती है, क्योंकि इन दोनों में डील थी कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी तो यांग उसे पैसे देगा। अब शिनी जैसे यांग के पास उससे बात करने के लिए जाती है तो यांग फिर से उसके साथ एक बार नाइट स्पेंड कर लेता है। अब अगली मॉर्निंग जैसे यांग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शिनी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है। उस नोट में उसने लिखा था कि वो यांग के साथ अपना डील पूरा करके जा रही है। उसने यांग के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बदले वो उसके पैसे लेकर चली गई है। और कभी अगर हम गलती से फ्यूचर में एक दूसरे से टकराए तो हम ऐसे बिहेव करें कि हम दोनों एक दूसरे को जैसे जानते ही ना हो। सोचता है कि कैसे रिएक्ट करूं जैसे वो उसे जानता ही ना हो। यांग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिनी उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। वो उसे कॉल करता है बट शिनी का कॉल नहीं लगता। आगे हम देखते हैं शिनी को जिसने अपना सिम भी निकाल दिया था और वो अपने कॉलेज में भी इन्फॉर्म करती है कि उसके बारे में किसी को भी ना पता चले, और वो जिस कॉलेज में जाने वाली थी वहाँ का सब कुछ अरेंजमेंट उसने कर लिया था। दूसरी तरफ यांग उस विलेज में जहाँ शिनी को ढूंढ सकता था वो वहाँ जाकर उसे ढूंढने लगता है। वो उसके कॉलेज में भी जाता है लेकिन उसे वहाँ भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब शिनी यांग की लाइफ से ऐसे गायब हुई थी जैसे वो थी ही नहीं। दूसरी तरफ हम शिनी को देखते हैं जो गो की मॉम को उसका स्कार्फ लौटाने के लिए आती है। तो गो की मॉम इनडायरेक्टली शिनी से कहने लगती है कि ऐसा है ना, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें सब कुछ पता है कि वो लोग कैसे हैं, तुम मेरे बेटे का पीछे छोड़ दो, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो शिनी कहने लगती है कि मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, वो खुद मेरे पीछे लगा रहता है, मैं तो बस यहाँ सिर्फ उसका स्कार्फ लौटाने के लिए आई हूँ। अब मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से वापस जा रही हूँ। वैसे ये कह के वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग अपने शहर वापस लौट आया था। वो शिनी को बहुत ही मिस कर रहा था और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा था। तो उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि यार एक लड़की ही तो है, इससे इतना ज्यादा इमोशनली अटैच होने की क्या जरूरत है। तो वो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम तो चिल करो, तुम्हें वैसे भी कितनी लड़कियां मिल जाएंगी। और कुछ खूबसूरत लड़कियों को उसका फ्रेंड उसके लिए बुलाता भी है, लेकिन यांग को उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था। अब वो उनको डांट कर फिर वो यहाँ से उठकर चला जाता है। अब इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद शिनी अपना कॉलेज कंप्लीट करके एक कंपनी में जॉब कर रही थी। वो अपने मॉम डैड से बात नहीं करती थी। यहाँ पर बहुत सारे लड़के शिनी को परस्यू कर रहे थे बट शिनी उन सबको रिजेक्ट करती रहती थी। और दूसरी तरफ यांग के पेरेंट्स उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। यहाँ पर यांग अपने पेरेंट्स की इस बात पर साफ तौर से मना कर देता है कि उसे लिली में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो बिजनेस मैरिज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि तभी यांग को यहाँ पर शिनी की एक झलक दिखती है। उसे लगने लगता है कि कहीं ये सच में शिनी ही तो नहीं है। उसने अपने फ्रेंड को जितना हो सकता था शिनी के बारे में बताकर उसे ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन इन 3 सालों में उसे शिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। अब 3 साल बाद जैसे ही यांग शिनी को देखता है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे शिनी बिल्कुल भी नजर नहीं आती। उसे लगता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे शिनी जब ऑफिस में थी तो उसे पता चलता है कि आज जो बॉस का बेटा है वो आज से कंपनी संभालने के लिए आ रहा है। ये सुनकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बॉस जो आने वाला था वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि यांग था। यहाँ पर शिनी ने यांग को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन यांग की एक नजर वापस से शिनी पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर शिनी ही तो नहीं है। अब सब लोग अपने नए बॉस को वेलकम करने के बाद अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ यांग का सेक्रेटरी शिनी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है कि शिनी का काम बहुत अच्छा था और बॉस उसे अप्रिशिएट के लिए बुला रहे थे। यहाँ पर शिनी को ऐसा लगता है कि उसने नए बॉस को देखा उसे थोड़ा यांग जैसा नजर आ रहा था। ये सोचती है कहीं वो यांग ही तो नहीं है। शिनी बहुत ही कंफ्यूजन में थी। वो डरते डरते ऑफिस में पहुंचती है और उसका जो बॉस था वो सच में यांग ही था। अब दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शिनी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो भाग के ऑफिस से बाहर जाती है। अब यांग शिनी को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली शिनी उसके लाइफ में वापस आ चुकी थी और वो खुद से कहने लगता है कि शिनी फाइनली तुम मुझे मिल गए, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शिनी चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है तो उसकी ऑफिस कलीग फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ शिनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। शिनी यहाँ पर यांग और उसके
के बारे में इसे नहीं बताती। उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही है, रीजन देकर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ बाहर यांग शिनी का आने का ही वेट कर रहा था। उसे देखते ही वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। शिनी यहाँ पर उसकी बात नहीं मानती तो यांग उसे उठाकर जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है। शिनी सोचती है कि यांग अचानक से उसकी लाइफ में कैसे वापस आ गया। एक दूसरे को ना पहचानने का इनका तो डील था ना, इसलिए वो यांग को फेस नहीं करना चाह रही थी। यांग शिनी को छोड़ता नहीं है और उसके क्लोज आने लगता है। यांग यहाँ पर उसे सीट बेल्ट पहनाने के लिए उसके बहुत ही क्लोज आता है। यहाँ पर शिनी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि यांग शिनी के बहुत ही क्लोज आते जा रहा था। यांग शिनी को किस करने की कोशिश कर रहा था बट वो उसे दूर करती है तो वो कहता है कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, और उस दिन वो अचानक से उसे छोड़कर चली गई। पिछले 3 सालों से वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तो शिनी उससे कहने लगती है कि हमारे बीच में जो डील हुआ था मैं उसे पूरा करके चली गई थी। मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया और तुमने मुझे पैसे दिए। कोई रिलेशनशिप नहीं था तो फिर साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यांग गुस्से में कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा था। माना कि हम दोनों का रिलेशनशिप कुछ अलग तरीके से शुरू हुआ था लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था ना। शिनी बिना कुछ बोले फिर से यहाँ से निकल जाती है। यांग आज रात फिर से अपने सारे फ्रेंड से मिलता है और अपने उस फ्रेंड को बताता है कि वो आज फिर से शिनी से मिला है दोबारा, लेकिन शिनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती बट अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारी कंपनी में ही है, तुम उसे परसीव करने की कोशिश करो, उसे तुमसे प्यार हो ही जाएगा धीरे धीरे और तुम उस पर कंट्रोल भी कर पाओगे। बट असल में यांग तो शिनी को कंट्रोल नहीं करना चाहता था क्योंकि यांग सच में शिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपनी पूरी लाइफ वो उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। अब यहाँ पर इनके कंपनी में एक इवेंट होता है। यहाँ पर बेस्ट एम्प्लॉयज को अवार्ड दिया जा रहा था। यहाँ पर शिनी आज बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आई थी। अब कंपनी का सीईओ यांग यहाँ पर आता है और बेस्ट एम्प्लॉयज का अवार्ड देने लगता है। अब बेस्ट एम्प्लॉयज में से शिनी का भी एक नाम था। शिनी स्टेज पर जाती है अवार्ड लेने के लिए और यहाँ यांग तो अपने इमेजिनेशन में एक शिनी से रोमांस किए जा रहा था। शिनी अपना अवार्ड लेकर जाने लगती है। अब यहाँ यांग का सेक्रेटरी जानबूझकर आता है और शिनी से कहता है कि ऊपर वाले रूम में वो कुछ सामान भूल गया है। तो शिनी से कहता है कि जाकर तुम जरा लेकर आना। अब शिनी उसी रूम में वो सामान लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि सामने यांग था। अब यांग उसे यहाँ अकेले में देखकर उसे कहने लगता है कि वो उसके साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये कहते के साथ ही वो शिनी को किस करने लगता है। शिनी बहुत ही कंफ्यूजन में थी लेकिन वो खुद भी यांग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी इसलिए वो उसे रोक नहीं पा रही थी। यांग शिनी से कहने लगता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं उस दिन तुम्हें प्रपोज करने वाला था लेकिन अचानक से तुम मेरी लाइफ से गायब हो गई, जैसे कि तुम थी ही नहीं। ये कहकर यांग उसे किस करता है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद जब शिनी नींद से उठती है तो यांग उसे कहने लगता है कि तुम दोबारा से मेरी लाइफ से नहीं जा सकती। मैं तुम्हें सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं उस दिन ही तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुम सुबह होते ही उठकर वहाँ से चली गई। शिनी कहने लगती है कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, हम दोनों रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ यांग उसे कहने लगता है कि दुनिया क्या सोचती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, यही मैटर करता है। तो शिनी यांग से कहने लगती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ये बात सोचने समझने के लिए कि असल में वो उसे प्यार करती है या नहीं और उसके गर्लफ्रेंड बनना चाहती भी है या नहीं। तो यांग उसके बात को मान जाता है, जिसके बाद शिनी अपने ऑफिस के डॉर्मेट्री में पहुंचती है। पर वो थोड़ी नर्वस थी कि उसे आगे अब क्या करना चाहिए। यहाँ वो यांग के बारे में सोचने लगती है। इतने में ही यांग उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर शिनी के ऑफिस के लोग आसपास रहते थे और शिनी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो लोग यांग को यहाँ पर देखे उसके साथ, और उसे यांग को अपने रूम के अंदर लेना पड़ता है। अब यांग 3-4 दिन के लिए शिनी के घर में ही रहने वाला था और शिनी चाहकर भी उसे वहाँ से निकाल नहीं सकती थी। ये दोनों साथ में ही यहाँ पर रहते हैं। अब कुछ दिनों बाद शिनी ऑफिस पहुँचती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉलीग्स जो शिनी से जेलस फील करते थे, यहाँ पर वो शिनी के बारे में बातें करने लगते हैं कि खुद को बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड इनोसेंट दिखाती थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। बट पिछले 3-4 दिन से उसके कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही थी। ये सच में बहुत ही कैरेक्टरलेस है, इसलिए इतने लड़कों को रिजेक्ट करते हुए आई है। इसके बारे में मुझे तो पहले से ही पता था। अब शिनी ये सारी बातें सुनती है। इनमें से एक वही लड़का था जो शिनी से पहले फ्लर्ट किया करता था, लेकिन शिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर वो उसकी इंसल्ट करने लगता है और अब यहाँ पर ये बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि अब इसके सब लोग शिनी को कैरेक्टरलेस समझने लगे थे। इतने में यांग यहाँ पर पहुंच जाता है और पूछने
पूछने लगता है कि क्या बात हुई है। वो लड़का क्षिनी की बुराई करते हुए कहने लगता है कि ये कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, ऑफिस के लड़कों को ही पटाना सिर्फ उसका काम है। अब इन्हें क्या पता था कि यांग वही लड़का है और यांग सबसे पहले उस लड़के की पिटाई करता है और साथ में उस लड़के को जॉब से निकाल भी देता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम मेरी कंपनी की लड़कियों को कैसे हरास कर सकते हो, तुम जैसे घटिया लोगों को यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि यांग सच में इतना अच्छा बॉस है जो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर सच में यांग ने उस लड़के को जॉब से निकाल भी दिया था। अब वो क्षिनी को अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ पर क्षिनी आकर रोने लगती है। अब वो उसे शांत करते हुए पूछता है कि क्या हुआ है क्षिनी। तो क्षिनी रोते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम उस 3 दिन के लिए घर पर नहीं रहते तो मेरी इतनी बदनामी नहीं होती। तो यांग उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियली पब्लिक कर देंगे। बट क्षिनी मना करती है तो यांग उसे अपने साथ अपने घर पे रहने के लिए मना लेता है। तो क्षिनी भी मान जाती है। क्षिनी के मान जाते ही यांग यहाँ पर उसे किस करने लगता है, जिसके बाद यांग क्षिनी को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है। यांग के सारे मेड आपस में बात कर रहे थे कि क्षिनी का क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि पहली बार वो किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आए थे। अब दूसरी तरफ रात में यांग उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मेरे रूम का बेड बहुत ही सॉफ्ट है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। क्षिनी तो कुछ भी नहीं कहती तो यांग उसे किस करने लगता है और फिर ये दोनों यहाँ पर एक साथ सिर्फ नाइट स्पेंड करते हैं। यांग क्षिनी को अब हमेशा अपने साथ रखने वाला था, वो किसी भी हालत में क्षिनी को खुद से दूर जाने नहीं देने वाला था। क्षिनी भी यांग के साथ इस रिलेशनशिप को ट्राई करना चाहती थी, भले ही उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े या ना बढ़े वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन यांग अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए क्षिनी को लेकर आता है। क्षिनी थोड़ी नर्वस थी लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे काफी कूल डाउन कर देते हैं। सब लोग उसे नॉर्मली फील कराते हैं, ऑकवर्ड उसे कोई भी फील नहीं करवाता। यांग का क्षिनी पर प्यार देखकर सारे क्षिनी की बढ़ाई करने लगते हैं। क्षिनी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्षिनी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यांग के फ्रेंड्स उसे इतने ज्यादा अपना लेंगे, इतनी जल्दी अपना लेंगे। अब जब ये दोनों पार्टी से वापस घर लौट रहे थे तभी हम यांग की फियांसे लिली को देखते हैं। उसे यांग और क्षिनी के बारे में पता चल गया था। वो जानती थी कि क्षिनी जैसी लड़कियां पैसों के लिए यांग जैसे अमीर लड़कों के आगे पीछे मंडराती रहती है। लिली के मन में भी यांग के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बट उनकी मैरिज हो रही थी इसलिए वो यांग को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। अब यांग और क्षिनी दोनों यहाँ से अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग क्षिनी को अपने साथ ही ऑफिस लेकर आता है, लेकिन क्षिनी ऑफिस आने से पहले ही उतर जाती है ताकि वहाँ पर किसी को वो यांग के साथ आने का किसी को पता ना चले। अब ऑफिस में आते ही क्षिनी की कॉलीग फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि क्या सच में तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसके गले पर वो लव बाइट का निशान देखती है, लेकिन क्षिनी इस बात को मानने से इनकार करती है। तभी हमें पता चलता है कि लिली ने भी यांग की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और उसने एक बड़े पोजीशन पर ही ज्वाइन की थी, तो सब लोग उसे बॉस जैसा ही दर्जा देना पड़ता है। यहाँ लिली क्षिनी से मिलती है और वो उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। जैसे ही क्षिनी उसके ऑफिस में आती है तो लिली उसे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे और यांग के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैं यांग की लीगल फियांसे हूँ और हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। बेहतर यही होगा कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारी औकात क्या है और यांग के लाइफ में तुम्हें कितने दिनों के लिए रहना है, ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा। असल में क्षिनी को अंदाजा भी नहीं था कि यांग की कोई फियांसे भी हो सकती है और क्या यांग इसे फियांसे मानता भी है या नहीं, बट यांग लिली को तो फियांसे नहीं मानता था। क्षिनी तो ये सारी बातें यांग के साथ क्लियर करना चाहती थी। क्षिनी सैड होकर बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि क्या लिली ने कुछ कहा, तो क्षिनी कहती है कि नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यांग सबके लिए ऑफिस में स्वीट ऑर्डर कर देता है। ये देखकर सारे बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका बॉस कितना अच्छा है, लेकिन क्षिनी यहाँ पर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो इसीलिए यांग ने ऐसा किया था। अब वो क्षिनी से मिलने के लिए जाता है और उसे बहाने से कॉफी वाले एरिया में मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ आते ही वो उसे डायरेक्ट किस करने लगता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या। तो क्षिनी कहती है कि नहीं और कहने लगती है कि मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए तुम्हारे मैसेज नहीं देख पाई। और वो यांग से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी सच में कोई फियांसे है, तो यांग कहता है कि हाँ है ना, और वो तुम हो। यहाँ पर यांग को अभी तक नहीं पता था कि क्षिनी लिली से मिल चुकी है। इतने में यहाँ पर क्षिनी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है तो उसे यहाँ से जाना पड़ता है। यांग कहता है मैं भी साथ चलूंगा, बट क्षिनी उसे मना कर देती है। अब क्षिनी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पहुँचती है तो उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि उसका दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक
फियांसे थी और इतने दिनों से वो उसे धोखा दे रहा था। अब क्षिने को अपने दोस्त की ये कहानी बिल्कुल खुद की तरह लगने लगती है। उसकी फ्रेंड तो क्षिने से यही सजेस्ट करने लगी थी कि ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहना। अब यहाँ पर क्षिने कंफ्यूजन में थी कि यांग की लाइफ का सिचुएशन भी कुछ इसी के तरह का है। क्षिने सोचती है कि क्षिने यांग के लायक नहीं है और यांग के पहले से ही एक फियांसे भी है। अब उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। जब वो वहाँ से निकलती है तो वो यांग को लिली से बात करते हुए देखती है। इन दोनों को साथ में देखकर वो यहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। लिली जानबूझकर क्षिने को दिखाने के लिए यांग के साथ हंस के बात कर रही थी। यांग उसे यहीं पर क्लियर कर देता है कि तुम सबके सामने मेरे फियांसे बनने का नाटक बंद करो। मैंने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम मेरे फियांसे हो। क्षिने यहाँ से जा चुकी थी। यांग क्षिने को मैसेज और कॉल करने लगता है। क्षिने काफी देर बाद यांग को रिस्पॉन्ड करती है और उसे कहती है कि वो घर पहुंच चुकी है। क्षिने अब जैसे ही घर पहुंचती है तो उसने डिसाइड कर लिया था कि अगले कुछ दिनों में वो यांग को छोड़कर चली जाएगी। अब यांग घर पर क्षिने को ढूंढते हुए आता है तो क्षिने घर पर उसके लिए खाना बना रही थी। वो उसे हक करता है और कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम वापस से मुझ पर गुस्सा हो गई। यहाँ पर क्षिने कुछ रीजन की वजह से उसे कुछ नहीं कहती। अब ये दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर डिनर करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर क्षिने को उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम वापस से उसे पैसों की डिमांड कर रही थी। क्षिने यहाँ पर उन्हें पैसे देने से मना कर रही थी। यहाँ पर मॉम क्षिने पर गुस्सा करने लगती है तो क्षिने कॉल कट कर देती है। यांग यहाँ पर आकर क्षिने को उसकी फैमिली की प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगता है। क्षिने यहाँ उसे कुछ भी नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे एक दिन की छुट्टी लेकर क्षिने यांग के साथ डेट पर जाती है। क्षिने तो असल में यांग को अपनी दुनिया घुमाना चाहती थी। पूरा दिन उसके साथ एंजॉय करती है। घर पहुँचने के बाद क्षिने खुद से यांग के साथ रोमांस करने का इनिशिएट करती है। यहाँ पर यांग बहुत खुश हो जाता है कि क्षिने उसको लेकर सीरियस हो रही है। अभी तक उसने उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसके बाद क्षिने उसे वापस से छोड़कर जाने वाली है। अब नेक्स्ट डे यांग बहुत खुश होकर ऑफिस पहुँचता है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि क्षिने तो ऑफिस आई ही नहीं है, लेकिन हाँ लिली ने ऑफिस ज्वाइन कर ली है। तो यांग को लगता है कि ये उसके पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गई। लिली यहाँ पर यांग को क्लियर करने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ वही उसके लायक है, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो या फिर पावर का। हम दोनों इक्वल है और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पर लिली की ऐसी बातें सुनकर यांग उस पर गुस्सा करने लग जाता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। यहाँ लिली यांग के फादर को कॉल करके उसकी कंप्लेंट करने लगती है। अब यहाँ पर यांग क्षिने को मैसेज करने लगता है, बट क्षिने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी और ना ही उसके कॉल को रिस्पॉन्ड कर रही थी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्षिने को लेकर। तो वो घर पहुँचता है। घर जाकर देखता है तो क्षिने तो वहाँ पर थी ही नहीं और साथ ही में क्षिने ने यहाँ पर इसके लिए एक नोट भी छोड़ा था। इसमें लिखा था कि वो हमेशा के लिए जा रही है, वो यांग के लायक नहीं है और वो यांग से दोबारा नहीं मिलेगी। इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन यांग ने इन दिनों में जो प्यार उस पर दिखाया है वो अपनी पूरी जिंदगी उस प्यार को कभी नहीं भूलेगी। अब क्षिने हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी थी। यांग दोबारा से परेशान हो जाता है कि अचानक से अब हुआ क्या था। तब कुछ तो सही चल रहा था, तो क्षिने दोबारा से छोड़कर क्यों चली गई और ऐसे जाने से पहले उसे कुछ रीजन तो देना चाहिए था। अब इतने में यांग का फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और वो यांग से पूछने लगता है कि क्या हुआ है। यांग अपने फ्रेंड को क्षिने को ढूंढने के लिए कहता है। अब यांग ऑफिस आकर क्षिने के फ्रेंड से पूछने लगता है आखिर क्षिने अचानक से क्यों चली गई। तो उसके फ्रेंड बताने लगती है कि मुझे नहीं पता, कुछ दिन पहले क्षिने लिली से मिली थी और उसके बाद से ही वो बहुत ज्यादा सैड रहने लगी थी और फिर आज सुबह उसने अपना रेजिग्नेशन अप्लाई करने के लिए मुझे बोला था और इसके बाद का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब यांग यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब कुछ लिली का ही किया जा रहा है। लिली ने कुछ ऐसा क्षिने से कहा है जिस वजह से क्षिने मुझे छोड़कर चली गई। अब यांग यहाँ पर गुस्से में लिली से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाता है। वो इतना गुस्से में था कि वो लिली का गला ही पकड़ लेता और पूछने लगता है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुमने क्षिने से क्या कहा था? तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। तो लिली कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। अब यांग पूरे ऑफिस के सामने सीन क्रिएट कर रहा था और उसने गुस्से में लिली को ऑफिस से भी निकाल दिया था और साथ ही अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि लिली और उसकी फैमिली के साथ जितने भी सारे डील्स हमने की हैं उन सबको कैंसिल कर दो। तो लिली भी गुस्से में कहने लगती है कि तुम एक गरीब घटिया घर के लड़के के लिए तुम मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यांग गुस्से में कहता है कि खबरदार, तुमने अगर क्षिने के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा, वो मेरा प्यार है। और गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। अब पूरे ऑफिस में पता चल जाता है कि लिली कोई यांग की फियांसे नहीं थी। यांग ने तो कभी लिली को अपना फियांसे माना ही नहीं था। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड को लगने लगता है कि कहीं क्षिने का बॉयफ्रेंड हमारा बॉस यांग तो नहीं है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग घर पहुँचता है और वो ड्रिंक करने लगता है। वो क्षिने को बहुत ज्यादा मिस करने लगा था। यांग का फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ यांग पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। अब हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्षिने को देखते हैं। क्षिने एक नए शहर में एक नई शुरुआत करने के लिए गई थी, जहाँ पर वो अपना एक न्यू शॉप ओपन करती है। क्षिने यहाँ बिल्कुल जीरो से शुरुआत करती है
और उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। शिने धीरे धीरे करके यहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग इसकी हेल्प भी कर रहे थे। एक दिन अचानक से गुने इसे मिल जाता है। वो भी यहाँ इसी शहर में जॉब कर रहा था। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। दूसरी तरफ यांग के मॉम डैड यांग पर प्रेशर कर रहे थे कि वो लिली से शादी कर ले, बट यांग यहाँ पर क्लियर करता है कि वो सिर्फ शिने से ही प्यार करता है और उससे ही शादी करेगा। उसके पेरेंट्स शिने को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। शिने अपनी कंपनी के लिए कुछ नए इन्वेस्टर्स को ढूंढ रही थी। उसके प्रोजेक्ट को वो एक्सेप्ट करे और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। हम देखते हैं यहाँ पर गो भी आता है उसकी हेल्प के लिए, बट शिने को उसकी हेल्प की जरूरत नहीं थी क्योंकि गो की मॉम ने उसे जो बोला था उस बात को वो शिने अभी तक नहीं बोली थी। एक्चुअली देखा जाए तो शिने गो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड भी नहीं थी। शिने गो को कोई भी हिंट नहीं देना चाहती थी। शिने अकेले ही अपना स्टार्टअप खुद करना चाहती थी। और एक दिन शिने अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में गई हुई थी और यहाँ पर शिने का प्रेजेंटेशन सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये लोग यहाँ पर शिने के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ यांग शिने को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। तो कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि शायद उसने शिने को देखा, बट फिर उसे यह लगने लगता है कि शायद ये उसका हेलुसिनेशन ही होगा। बाद में उसे शिने कहीं नजर नहीं आती। शिने की उसके ऑफिस कलीग फ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ये शिने से कहने लगती है कि सब उसे बहुत मिस कर रहे थे। जब वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है तो वो पीछे से ये इसका फोटो क्लिक कर लेती है, वीचैट और ऑफिस ग्रुप में अपलोड कर देती है। और अब ये न्यूज यांग तक पहुँच जाती है। यांग को पता चल जाता है कि शिने आसपास की ही कोई सिटी में है। फ्रेंड की आईडी से उसे पता चल गया था, तो वो अंदाजे से ही शिने को ढूंढने चला जाता है। अब यहाँ पर फाइनली एक बिजनेसमैन शिने के साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इनके साथ अपना डील साइन करके शिने बाहर निकल रही थी। हम देखते हैं इतने में यांग यहाँ पर पहुँच जाता है। यांग तो शिने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शायद वो समझ रहा था कि शिने खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही है। चेहरे पर शिने को ढूंढने की कोशिश साफ नजर आ रही थी। नेक्स्ट डे शिने अपने ऑफिस तक पहुँचती है तो तभी वहाँ पर एक बदमाश उसे परेशान करने लगता है। वो आदमी उनके इन्वेस्टर में से ही एक था। वो आदमी उसे कुछ करता तब तक यांग उसे बचाने के लिए आ जाता है। यांग उस आदमी को यहाँ पर सबक सिखाता है। अब उस आदमी को यहाँ से भेजने के बाद वो शिने से पूछने लगता है कि वो उसे वापस छोड़कर क्यों चली गई थी। तुम्हें पहले एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो शिने कहने लगती है कि भला मुझे तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन देना होगा, मैंने तो नोट में लिखा ही था सब कुछ कि हम दोनों की दुनिया अलग है और मैं तुम्हारे स्टेटस को मैच नहीं कर सकती। तो यांग उसे यहाँ पर क्लियर करता है कि तुम मुझे एक ऐसी लड़की के लिए छोड़कर जा रही जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही उसे प्यार करता था। इंटरेस्टेड तो छोड़ो, मैं उसे तो देखना भी नहीं चाह रहा था। और तुम्हें क्या लगा कि तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी और कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। तो शिने आगे बढ़कर यांग को किस करने लगती है। अब ये दोनों शिने के घर आते हैं और यहाँ पर दोनों एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। शिने यहाँ वापस से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान तो गई थी, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो यांग के लायक है। अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही कुछ देर बाद शिने की आंखें खुलती हैं तो वो देखने लगती है कि यांग तो रूम में नहीं है, तो उसे ढूंढते हुए हॉल में आती है। तो यांग ने यहाँ पर शिने के लिए सरप्राइज प्रपोजल प्लान किया था। जैसे ही शिने रूम से बाहर आती है तो वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। मोमेंट सोचने के बाद शिने यांग को यस कर देती है और इस बार शिने सीरियसली यांग के साथ अपने रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहती थी। भले ही ये रिश्ता आगे जाके लड़ाई झगड़ों की वजह से टूटे, लेकिन अब इन सारे रीजन की वजह से वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती थी। यांग अब शिने को किस करते हुए एक फोटो क्लिक कर लेता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। अब जैसे इस पोस्ट को उसकी मॉम देखती है तो उनकी तबीयत तो खराब होने लग जाती है क्योंकि यांग उनके खिलाफ जा रहा था, बट यांग एक्चुअली में बहुत खुश था शिने के साथ। अब इस ऑफिशियल पोस्ट को देखकर यांग के ऑफिस में भी यांग और शिने के बारे में सबको पता चल चुका था। अब यांग जानबूझकर शिने को कॉल करके उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है ताकि ऑफिस के लोग यहाँ पर यांग और शिने को एक साथ मिल सके। शिने सबसे बचते बचाते ऑफिस में पहुँचती है तो सारे यहाँ शिने को मैम कहकर वेलकम कर रहे थे। इनफैक्ट वो तो यांग और शिने को कांग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि यांग और शिने यहाँ पर ऑफिशियली रिलेशनशिप में। जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तो लिली उनसे मिलती है और वो जानबूझकर शिने को भड़काने की कोशिश कर रही थी। शिने तो कॉन्फिडेंटली लिली से कहने लगती है कि अगर उस दिन तुमने मुझे कंपनी से निकालने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मुझे अपनी फीलिंग्स जो यांग के लिए है मुझे उस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि सिर्फ यांग ही नहीं मैं भी उससे कितना प्यार करती हूँ और हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। ये देखकर लिली तो बहुत गुस्सा हो जाती है। यांग उसे इग्नोर करते हुए शिने को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने मॉम डैड से मिलाने का प्लान करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यांग के पेरेंट्स शिने के बारे में सब कुछ पता लगाते हैं। उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। भले ही शिने टैलेंटेड थी
उसके डैड तो नॉर्मल थे बट उसकी मॉम शिनी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। अब यांग शिनी को लेकर मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आता है। शिनी ने सोचा था कि वो अपने टैलेंट और अपने बिहेवियर से उसके मॉम डैड को इम्प्रेस करेगी। शिनी के बारे में जानकर तो यांग के डैड बहुत खुश थे और वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि यांग सही कर रहा है शिनी को चूज करके। लेकिन यहाँ पर मॉम तो शिनी को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी और हम देखते हैं कि इतने में यांग की छोटी बहन यहाँ पर आती है जो शिनी को भाभी कहकर बुलाती है। इन दोनों के बीच में थोड़ी देर में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। शिनी ने भी आर्ट की डिग्री ली थी तो उसकी छोटी बहन उसे उसके आर्ट में कुछ हेल्प करने के लिए कहती है और यहीं पर इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब यहाँ पर चाहे शिनी जो कुछ भी कर ले बट उसकी मॉम यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं कि शिनी असल में उनके घर की बहू बनने के लायक है और ये बात यहाँ पर यांग भी बहुत अच्छे से समझ रहा था। यहाँ पर घर वाले मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता। वैसे भी वो बहुत ज्यादा अमीर है तो उन्हें अमीर बहू लाने की क्या जरूरत है। अब यांग शिनी को यहाँ से ले जाने लगता है। शिनी समझ जाती है कि यांग की मॉम उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है। शिनी को परेशान देखकर यांग उसे प्रॉमिस करता है कि जल्दी उसकी मॉम उसे भी एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होने वाली थी, ये बात शिनी भी जानती थी अच्छी तरीके से। अब यांग शिनी के साथ घर जाता है और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वहाँ पर गोक शिनी को प्रपोज करने के लिए आ जाता है। शिनी उसे साफ तौर पर क्लियर करती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो पहले से सिर्फ उसे अपना फ्रेंड मानती थी। यहाँ पर गो को ये भी पता चल जाता है कि शिनी अपने बॉस को डेट कर रही है और वो वहाँ से चला जाता है। यांग उसे पूछता है कि क्या ये अब भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो शिनी हाँ कहती है और बताती है कि कुछ दिन पहले आया था और मेरी हेल्प करना चाहता था, तभी मैंने उसे मना कर दिया था। यांग खुश था कि शिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। गो जैसे बाहर जाता है तो उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि अरे मुझे पता चला है कि शहर जाकर शिनी बहुत अमीर हो गई है। तो गो कहने लगता है कि घटिया भी हो चुकी है क्योंकि वो अपने बॉस को डेट करने लगी है, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी फैमिली को भी पता चलता है कि शिनी अमीर हो गई है और वो अपने बॉस को ही डेट कर रही है। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम शिनी के बॉयफ्रेंड से थोड़े पैसे ऐंठ लें, और यहाँ पर वो लोग यही प्लान कर रहे थे शहर जाने का। दूसरी तरफ यांग शिनी के साथ था, उसके लिए खाना बना रहा था। शिनी को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। शिनी कॉल नहीं उठाती और वो बताती है कि मेरी फैमिली को अब तक ये बात पता चल चुकी होगी। अगर वो तुम्हारे ऑफिस आते हैं और तुमसे पूछने लगे कि तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन है तो उनके सामने तुम इस बात को एक्सेप्ट मत करना, वरना वो लोग तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। तो यांग भी शिनी की इस बात पर ओके कह देता है और उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ यांग की जो सिस्टर थी वो अपने मॉम को समझाने लगती है कि शिनी बहुत ही अच्छी लड़की है और आपको इस बारे में थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम तो इसी बात पर अड़ी हुई थी कि नहीं, शिनी गरीब घर से बिलोंग करती है और वो हमारे फैमिली में बहू बनकर आना डिजर्व नहीं करती। नेक्स्ट डे शिनी के जो पेरेंट्स थे वो अपने बेटे को लेकर सच में यांग के ऑफिस पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो यांग से पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो यांग को शिनी की बात याद आती है तो वो साफ तौर पर क्लियर कर देता है कि उसके और शिनी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा और जो कुछ भी है वो सब कुछ एक रूमर है। और उसके पेरेंट्स को कहता है कि बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाए। उसके पेरेंट्स यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो यांग सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल देता है। इतने में यांग के मॉम डैड भी कंपनी में आए हुए थे और वो लोग शिनी के पेरेंट्स को यहाँ पर देख लेते। वो लोग काफी हंगामा करते हुए यहाँ से जा रहे थे और इस वजह से यांग की मॉम का मूड और भी ज्यादा ऑफ हो जाता है कि शिनी के फैमिली वाले इतने ज्यादा घटिया है और वो हमारे घर में आकर हमारे फैमिली का हिस्सा बनना डिजर्व नहीं करते। यांग की मॉम शिनी से अकेले में मिलने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ यांग घर आकर ये सारी बातें शिनी को बताता है तो शिनी यहाँ पर उसे सॉरी कहकर कहने लगती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। यांग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी फैमिली थी तो मैंने उन्हें समझा दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनी को यांग की मॉम का कॉल आता है जो कि शिनी को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर शिनी समझ जाती है कि कोई ना कोई बात जरूर है, इसलिए वो यांग को नहीं बताती। फिर वो उसकी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। यांग की मॉम कहती है कि तुमने देखा कि कल तुम्हारी अपनी फैमिली आकर ऑफिस में कितना बड़ा हंगामा कर रही थी। अब तुम्हें बताओ, इस तरह की सिचुएशन के साथ क्या तुम हमारे घर में आकर रहना डिजर्व करती हो? ये रखो पैसे और मेरे बेटे को छोड़ दो। अब ये देखकर शिनी साफ तौर पे यहाँ पर मना कर देती है। कहती है कि आंटी, इसी वजह से मैंने यांग को कितने सालों से इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती और ना ही इन पैसों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ।
और इतने में यहाँ पर यांग आता है और वो क्षिने को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसी रात क्षिने को यांग की सिस्टर का कॉल आता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक बातें करते हैं। उसकी सिस्टर क्षिने के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी और बातें कर रही थी। नेक्स्ट डे लिली यांग से मिलने के लिए ऑफिस में आती है। यहाँ पर यांग का जो नेक्स्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लिली कहती है कि तुम्हें इसमें हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा 20 मिलियन का प्रोजेक्ट तुम हारने वाले हो। तो यहाँ पर यांग लिली के साथ काम करने से साफ तौर पर मना कर देता है, क्योंकि यांग अकेला इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। यहाँ पर यांग को समझ में आता है कि कुछ लोग थे जो लिली का साथ दे रहे थे। अब फाइनली प्रोजेक्ट मीटिंग का दिन आ गया था, जहाँ पर यांग शिने के साथ उस प्रोजेक्ट मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाता है। यहाँ पर लिली भी आई हुई थी, लेकिन अभी जो उसके साथ होने वाला था उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर लिली सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है और ये वही प्रोजेक्ट था जो यांग ने बनाया था। यहाँ पर यांग का जो मैनेजर था, जो इसमें लिली की हेल्प कर रहा था, उसने यांग को धोखा दिया था। लिली ने उसे पैसे देकर खरीद लिया था और उस मैनेजर ने यांग का वही प्रोजेक्ट लेकर लिली को जाकर दे दिया था। लिली उसे जाते जाते कहती है कि मैंने कहा था मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है, अब बताओ क्या करोगे तुम, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। लेकिन लिली को अंदाजा नहीं था कि यांग ने पहले से इन सारी चीजों के लिए प्रिपरेशन करके रखी थी और वो यहाँ पर पुलिस बुला लेता है और लिली के ऊपर कंप्लेंट कर दी थी। अब इस बात को प्रूव करने के लिए यांग के पास 3 घंटे का समय था। तब तक वहाँ पर बाकी लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। यांग से कहा जाता है कि अगर 3 घंटे में वो अपना नया प्रोजेक्ट लाकर सबमिट नहीं करेगा तो उसे प्रोजेक्ट से उसके आगे के डील नहीं होंगे और रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 3 घंटे का टाइम एक नए प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम समय था, लेकिन क्षिनी ने यहाँ पर आर्ट डिजाइन की स्टडीज कंप्लीट की थी। यहाँ पर क्षिनी आसानी से यांग की हेल्प कर सकती थी। क्षिनी यांग को दिलासा देते हुए कहती है कि डोंट वरी, हम दोनों हैं यहाँ पर और हम दोनों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इतने में यांग को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। यांग के पापा परेशान थे और उसे पूछने लगते हैं कि आखिर उसने क्या करने का सोचा है। तो यांग बताता है कि क्षिनी उसके साथ है और वो दोनों मिलकर एक नया प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तब जाकर यांग के डैड थोड़ा रिलैक्स होते हैं। क्षिनी यहाँ पर यांग की हेल्प करती है और सच में 3 घंटों में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लिया था। उसकी मॉम को भी यहाँ पर लगने लगा था कि क्षिनी असल में बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। भले ही वो गरीब घर से बिलोंग करती है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यांग की मॉम क्षिनी को अपने घर की बहू बनाने के लिए थोड़ा झिझक रही थी। दूसरी तरफ 3 घंटे बाद यांग अपना प्रोजेक्ट जाकर सबमिट कर देता है और सबको इनका प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर फाइनली यांग को जो इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था वो उसे यहाँ पर मिल जाता है। किसी को बिलीव ही नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट असल में 3 घंटों में प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर सभी लोग क्षिनी के काम को अप्रिशिएट कर रहे थे, सच में वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। अब लिली पर यहाँ पर केस हो गया था क्योंकि उसने इलीगली यांग का प्रोजेक्ट अपने पास ले लिया था और उसके डिजाइन्स को भी चुरा लिया था। वो अगले कुछ महीनों के लिए वो जेल जाने वाली थी। क्षिनी की वजह से यांग का यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सारे इन्वेस्टर क्षिनी की बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। यांग की मॉम भी क्षिनी के बारे में अच्छा सोचने लगी थी। यांग के पापा उसकी मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें लोगों को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो, अगर क्षिनी टैलेंटेड नहीं होती क्या वो हमारे यांग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती। इसके बाद यांग की पूरी फैमिली साथ में डिनर करने लगते हैं क्षिनी के साथ। तब यांग की मॉम क्षिनी से माफी मांगते हुए कहती है और अपने पहले के बिहेव के लिए क्षिनी से सॉरी कहती है। यांग की मॉम क्षिनी को गिफ्ट देते हुए कहती है कि उन्होंने उसके और यांग के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, अब दोनों जब चाहे तब शादी कर सकते हैं। फाइनली यहाँ यांग की फैमिली ने क्षिनी को अपना लिया था और क्षिनी ने भी उनको। अब सब क्लियर होने के बाद क्षिनी अपने पुराने घर जाने का डिसाइड करती है। वहाँ वो जाती है अपनी मॉम डैड से मिलने के लिए। उसके पेरेंट्स को लगा था कि वो यहाँ पर उन्हें पैसे देने के लिए आई है। वहाँ जाते हैं तो कुछ भी नहीं बदला था। उनका बेटा तो नालायक की तरह बैठकर गेम्स खेल रहा था। वो लोग वैसे के वैसे ही थे। उसके पेरेंट्स क्षिनी से कहने लगते हैं अब तो तुम सिटी में जाकर बहुत सारा पैसे कमाने लगे हो, हमें थोड़ी भाव दोगी तुम। तो क्षिनी यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों को तुम्हारी वजह से ही छोड़ा था और ये आखिरी बार है जो मैं तुम लोगों से यहाँ पर तुम मिलने के लिए आई हूँ। मैं पैसे तो दे रही हूँ लेकिन दोबारा तुम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। ये कहकर वो उन्हें पैसे देने लगती है। इतने में यांग आकर क्षिनी के सपोर्ट में कहने लगता है, उसके पेरेंट्स से कहने लगता है कि मेरी वाइफ को दोबारा तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना। अब ये देखकर सब लोग सोचते हैं कि यांग ने तो कहा था कि उसका क्षिनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है।
और आज आकर वो उसे अपनी वाइफ बता रहा है। जिसके बाद यांग शिनी को अपने घर लेकर जाता है। रिलेटिव्स आए हुए थे, उसके घर में फेस्टिवल था। साथ ही साथ यहाँ पर सभी लोग यांग और शिनी के रिलेशन को अपना लेते हैं। कुछ दिन बाद इनकी शादी का दिन आता है। शिनी रेडी हो रही थी, व्हाइट कलर का गाउन पहना था। शिनी सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी वहाँ पर यांग आता है और उसे देखने लग जाता है। शिनी उससे पूछती है कि मैं वेडिंग ड्रेस में ब्यूटीफुल लग रही हूँ, तो यांग उसे कहता है कि हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट ब्राइड लग रही हो। ये सुनकर शिनी शर्माने लगती। यांग यहाँ उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और नील डाउन होकर उसे कहने लगता है, तुम मेरी तरफ देखो, मैं आज तुम्हें कुछ प्रोमिसेस करना चाहता हूँ। आज हमारी वेडिंग है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हम गरीबी फेस करें या अमीरी फेस करें, चाहे हमारी जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आए, हम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आगे से मेरी पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। तो शिनी भी उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। अब यहाँ पर ये दोनों किस करने लगते हैं। लास्ट में शिनी यही सोचने लगी थी, मैं हमेशा डरती रही प्यार करने से, क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक गेम जैसा है जहाँ पर मैं कभी भी हार सकती हूँ। पर इस बार मैं इस गेम को खेलना चाहती हूँ, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि मैं प्यार डिजर्व करती हूँ। और इस स्वीट मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो न्यू ड्रामा के साथ।